हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर जो कि है डायबिटीज मेलाइटस। राइट, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस का टॉपिक पढ़ने के बाद हम वीडियो के एंड में एनक्लेक्स के सॉन्डर्स के कुछ एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि रिलेटेड है डायबिटीज मेलाइटस से। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस होता क्या है? डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। किसकी वजह से? विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया किसकी वजह से? ड्यू टू द पार्शियल या कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। राइट, तो डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, पार्शियल और कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। मींस ये क्या है? ग्रुप है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का, जो किसकी वजह से हो रहा है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से। और हाइपरग्लाइसीमिया क्यों हो रहा है? ड्यू टू द पार्शियल और कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन। राइट, अब इंसुलिन की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया कैसे हो रहा है? चलो देखते हैं। इंसुलिन कहां से रिलीज होता है? ये हमारा पेनक्रियाज है। राइट, पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज में क्या होती है? हमारी बीटा सेल्स। राइट, बीटा सेल्स। ये बीटा सेल्स क्या करती हैं? रिलीज करती हैं इंसुलिन। अब इस इंसुलिन का क्या काम होता है? ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स के अंदर भेजना। राइट, इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स के अंदर भेजता है। कैसे? सेल्स के पास क्या होते हैं? ग्लूकोज के चैनल्स होते हैं। राइट, ग्लूकोज के चैनल्स होते हैं। ये ग्लूकोज चैनल्स है। राइट, ग्लूकोज के चैनल्स है। ये इंसुलिन क्या करता है? इन चैनल्स को ओपन करने का काम करता है। जब इंसुलिन क्या करेगा? इस ग्लूकोज के चैनल को ओपन करेगा। जब ये ग्लूकोज का चैनल ओपन हो जाएगा तब ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाएगा और ये सेल्स के चैनल्स क्लोज हो जाएंगे। राइट, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि एक कमरे में कुछ लोग बंद हैं। राइट, और कमरे की कुंडी लगी हुई है, गेट बंद है, तो अब बाहर के लोग अंदर नहीं आ सकते और अंदर के लोग बाहर नहीं जा सकते। कब तक? जब तक गेट खुल ना जाए। राइट, जब तक गेट खुल ना जाए। तो सेम उसी तरह इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज के इस गेट को खोलेगा। जब ये गेट ग्लूकोज का के लिए गेट खोलेगा तब ग्लूकोज ब्लड से सेल्स के अंदर जाएगा। ठीक है, सेल्स के अंदर जाएगा और सेल्स के अंदर जब चला जाएगा तो ये ग्लूकोज के चैनल्स क्लोज हो जाएंगे। राइट, अब डायबिटीज मेलाइटस में क्या हो रहा है? डेफिशिएंसी हो रही है इंसुलिन की। राइट, जब इंसुलिन ही नहीं है तो ये चैनल्स, ग्लूकोज के चैनल्स ओपन होंगे? नहीं ओपन होंगे। राइट, ओपन ही नहीं होंगे क्योंकि ग्लूकोज के चैनल्स को ओपन करने के लिए इंसुलिन ही नहीं है। जब इंसुलिन नहीं है, ग्लूकोज के चैनल ओपन नहीं होंगे तो ग्लूकोज सेल्स के पास नहीं जाएगा, सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगा। तो सारा ग्लूकोज कहाँ रह जाएगा? अल्टीमेटली ब्लड के अंदर। राइट, और ब्लड के अंदर क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। राइट, और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया। राइट, आई होप आप सबको इतना समझ आया है कि इंसुलिन की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया कैसे हो रहा है। राइट, और किस तरह से इंसुलिन ब्लड से सेल्स के अंदर ग्लूकोज पहुंचा रहा है। राइट, अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस की। टाइप्स में हम बात करते हैं, ये दो टाइप का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो टाइप 1 होता है इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट
डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, और हम इसको जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं, राइट। टाइप 2 को हम क्या बोलते हैं? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, राइट। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसमें क्या हो रहा है? टाइप 1 में इंसुलिन बिल्कुल भी रिलीज नहीं हो रहा है, राइट। इंसुलिन बिल्कुल भी रिलीज नहीं हो रहा है। लेकिन टाइप 2 में क्या हो रहा है? इंसुलिन रिलीज तो हो रहा है, लेकिन कम मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में रिलीज हो रहा है, तो अगर अब मैं क्वेश्चन करूं कि टाइप 1 और टाइप 2 में मोर डेंजरस कौन सा है, राइट। टाइप 1 एंड टाइप 2 में मोर डेंजरस कौन सा है? तो टाइप 2 इज द मोर डेंजरस। वाई? क्यों है डेंजरस? क्योंकि टाइप 1 में क्या हो रहा है? अर्ली सिम्टम्स आ जाते हैं, राइट। अब जैसे कोई एकदम से किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एकदम से एक्सीडेंट हो गया है तो उसको एकदम से सिम्टम्स आ जाएंगे, एकदम से हमें पता चल जाएगा उसका एक्सीडेंट हुआ है, राइट, है ना। तो उसी तरह से इसमें इंसुलिन बिल्कुल भी रिलीज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? इंसुलिन बिल्कुल भी रिलीज नहीं हो रहा है तो सडन सिम्टम्स आ जाएंगे, हाइपरग्लाइसीमिया सडन हो जाएगा, हमें जल्दी सिम्टम्स उसके पता चल जाएंगे, अर्ली डायग्नोज हो जाएगा डायबिटीज, तो हम उसमें अर्ली ट्रीटमेंट ले लेंगे उसके लिए, और जो टाइप 1 के लिए अर्ली ट्रीटमेंट ले लेंगे तो ये क्योर हो जाएगा, राइट, क्योर हो जाएगा। लेकिन टाइप 2 में क्या होता है? इंसुलिन रिलीज तो हो रहा है लेकिन स्मॉल अमाउंट में रिलीज हो रहा है, राइट। जो इसके फीचर्स हैं वो लेट में आते हैं, फीचर्स आते हैं, और जब लेट में फीचर्स आते हैं तो क्या होता है? ये लेट डायग्नोज होता है, तो छोटे मोटे सिम्टम पेशेंट क्लाइंट को आते रहेंगे, लेकिन क्लाइंट को क्या लगेगा? हो सकता है मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है, मैंने आज ज्यादा काम कर लिया, हो सकता है इसलिए मैं ज्यादा फटीग फील कर रहा हूँ, तो इस तरह का तो क्लाइंट क्या करेगा? डिले करता रहेगा। तो जो क्रिटिकल सिम्टम्स है वो लेट आएंगे, फिर लेट डायग्नोज भी लेट होगा, और जब तक ये डायग्नोज होगा तब तक क्या होगा? मोस्ट ऑफ द ऑर्गन डैमेज हो चुके होंगे, राइट, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स डैमेज हो चुके होंगे, राइट। इसलिए टाइप 2 जो है मोर डेंजरस है, राइट। आई होप आपको इतना समझ आया, ठीक है। हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी पर। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी में किसकी वजह से? ड्यू टू द ऑटो इम्यून डिजीज, अब ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है? जब हमारी बॉडी की सेल्स हमारी ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज, राइट। अब ऑटो इम्यून डिजीज जो है ये किसमें हो रही है? बीटा सेल्स में, ठीक है। अब बीटा सेल्स क्या हो रही हैं? डैमेज हो रही हैं, राइट। तो बीटा सेल्स डैमेज हो रही हैं, बीटा सेल्स का क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। किसकी वजह से? ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से। जब बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा? इंसुलिन रिलीज नहीं हो पाएगा, है ना। अब सेल्स इंसुलिन रिलीज नहीं होगा तो सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो क्या होगा? सेल स्टार्वेशन क्या होता है? व्हेन सेल डज नॉट गेट एनर्जी, जब सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं टर्म सेल स्टार्वेशन, ठीक है। अब सारा ग्लूकोज कहाँ इकट्ठा हो रहा है? ब्लड के अंदर। तो सेल स्टार्वेशन के साथ एक तो सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही है, बीटा सेल्स के डिस्ट्रक्शन की वजह से इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा, उसकी वजह से दो चीजें हो रही हैं। एक तो सेल का स्टार्वेशन क्योंकि सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही है, ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है। दूसरा होगा हाइपरग्लाइसीमिया क्योंकि सारा ग्लूकोज कहाँ इकट्ठा हो रहा है? ब्लड के अंदर, राइट। लेकिन हमारी सेल्स को तो एनर्जी चाहिए, ठीक है, हमारी सेल्स को तो एनर्जी चाहिए। अब क्या होगा? जो सेल्स के रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ जाएंगे? हमारे ब्रेन के पास जाएंगे और बोलेंगे कि हमें एनर्जी नहीं मिल रही है, कुछ करो, ठीक है।
आप ब्रेन के पास जाएंगे। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, सेल के रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस के पास जाएंगे। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, क्लाइंट की भूख बढ़ा देगा। ठीक है, ब्रेन को लगेगा कि हो सकता है क्लाइंट खाना नहीं खा रहा है ना, हो सकता है क्लाइंट खाना नहीं खा रहा है, तो अब ब्रेन क्या करेगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, भूख बढ़ा देगा। और जब भूख बढ़ती है तो हम उसको टर्म को क्या यूज करते हैं, पॉलीफेजिया, राइट, पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया। अब हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है ना, हाइपरग्लाइसीमिया, तो अब क्या होगा, सेल्स के रिसेप्टर कहाँ जाएंगे, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस क्या कर देगा, क्लाइंट की क्या बढ़ा देगा, भूख बढ़ा देगा। और क्या, उस भूख बढ़ने को क्या बोलते हैं, पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया। अब क्लाइंट क्या कर रहा है, ज्यादा ग्लूकोज ले रहा है अपनी डाइट में, लेकिन क्या पेशेंट सेल्स को फिर भी एनर्जी मिलेगी, क्या ग्लूकोज मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इंसुलिन ही नहीं है भाई, जो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजेगा, इंसुलिन ही नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया ही हो रहा है ना, हाइपरग्लाइसीमिया, अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया, राइट। अब क्या होगा, लेकिन सेल्स को तो फिर भी एनर्जी चाहिए। अब क्या होगा, अब ब्रेन को लगेगा, हो सकता है क्लाइंट खाना नहीं खा रहा है ना, हो सकता है कि क्लाइंट खाना नहीं खा रहा है, तो क्या करेगा ब्रेन, क्या करवाएगा, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लूकोजन का ग्लूकोज में टूटना, जो ग्लूकोजन ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना। ग्लाइकोजन स्टोर होता है लीवर में, जब इमरजेंसी कंडीशन आती है तो ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज की फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अब ग्लाइकोलाइसिस होगा, अल्टीमेटली ग्लूकोज ब्लड में इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन सेल्स को तो नहीं मिल पा रहा है ना, क्योंकि इंसुलिन चाहिए, इंसुलिन ही नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली वो फिर ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। अब क्या हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जा रहा है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ने की वजह से क्या इंक्रीज हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं कहूँ ब्लड में प्रोटीन का लेवल बढ़ रहा है, तो उसके लिए अगर ब्लड में प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा तो कौन सा प्रेशर इंक्रीज होगा, ऑनकोटिक प्रेशर। प्रोटीन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ना, राइट। लेकिन ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कौन सा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ब्लड में, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्लाइंट को क्या हो रहा है, पॉलीयूरिया। अब क्लाइंट को बार बार यूरिन के लिए जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट ज्यादा यूरिन पास आउट कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या फ्लूइड लॉस हो रहा है बॉडी से, तो पेशेंट को क्या लगेगी, ज्यादा प्यास लगेगी। तो सेकंड सिम्टम क्या आया हमारा, पॉलीडिप्सिया। जब इंक्रीज थर्स्ट होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया, राइट। लेकिन सेल्स को तो अभी भी एनर्जी नहीं मिल रही है भाई, तो अब क्या करेगा, अब ब्रेन क्या करवाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। लेकिन फिर भी एनर्जी नहीं मिल रही सेल्स को, तो अब क्या होगा, जो एडिपोज टिश्यू है हमारे, एडिपोज टिश्यू का ब्रेकडाउन होगा। जब एडिपोज टिश्यू का ब्रेकडाउन होगा तो क्या होता है, तो एडिपोज टिश्यू जब टूटता है तो क्या किसकी फॉर्म में टूटता है, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में। ये फर्दर टूटेगा, फर्दर ब्रेकडाउन होगा दो चीजों में, एक तो फैटी एसिड एंड लिपिड। ठीक है, एक तो लिपिड, जब फैटी एसिड फर्दर टूटेगा और क्या रिलीज करेगा, कीटोन बॉडीज। और इस कीटोन बॉडीज को सिर्फ और सिर्फ हमारा ब्रेन यूज करता है एनर्जी के लिए, हमारी बॉडी यूज नहीं करती है। ओनली हमारा ब्रेन यूज करता है कीटोन बॉडीज को एनर्जी के लिए, हमारी बॉडी नहीं यूज करती। तो हम ब्लड में क्या होगा, कीटोएसिडोसिस, कीटोन बॉडीज का लेवल बढ़ेगा ब्लड में। तो क्योंकि ब्लड हमारा यूज नहीं करता है, हमारी बॉडी यूज नहीं करती कीटोन बॉडीज को एनर्जी के लिए, हमारी बॉडी की सेल्स, तो क्या होगा, कीटोएसिडोसिस, राइट। आई होप आपको इतनी पैथोफिजियोलॉजी समझ आई। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं।
ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से क्या हो रहा है, बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से दो चीजें हो रही हैं, सेल स्टार्वेशन, सेल्स को क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सेल स्टार्वेशन, और दूसरी चीज ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया। अब लेकिन हमारी सेल्स को तो एनर्जी चाहिए ना, तो अब हमारे सेल्स के रिसेप्टर ब्रेन के पास जाएंगे, हाइपोथैलेमस के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाई हमें एनर्जी चाहिए, राइट। तो अब ब्रेन के हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हमारी भूख को बढ़ा देगा, और जब इंक्रीज एपेटाइट होती है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। अब क्लाइंट क्या करेगा, अपने खाने में ग्लूकोज की डाइट ज्यादा लेगा, लेकिन फिर भी बॉडी सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा, अल्टीमेटली पेशेंट को क्या हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया। अब क्या होगा, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब जो स्टोर ग्लाइकोजन है वो टूटेगा ग्लूकोज की फॉर्म में, लेकिन ब्लड में तो ग्लूकोज का लेवल ही बढ़ता जा रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया होता जा रहा है हमारी सेल्स को, तो फिर भी एनर्जी नहीं मिल रही है, राइट। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। अब क्या होगा, अब एडिपोज टिश्यू टूटेंगे, अब लेकिन सेल्स कहीं से तो एनर्जी लेगी ना, तो अब सेल कहाँ से एनर्जी लेगी, अब एडिपोज टिश्यू टूटेंगे, एडिपोज टिश्यू टूटेंगे ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में, ट्राइग्लिसराइड्स फर्दर ब्रेक डाउन होगा किसकी फॉर्म में, फैटी एसिड एंड लिपिड की फॉर्म में, ठीक है। फैटी एसिड फर्दर टूटेंगे कीटोन बॉडीज में, लेकिन कीटोन बॉडीज को सिर्फ और सिर्फ हमारा ब्रेन यूज करता है एनर्जी के लिए, हमारी बॉडी यूज नहीं करती है, इसी वजह से क्या होगा, कीटो एसिडोसिस, राइट। अब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, राइट, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, पेशेंट बार बार यूरिन जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलीयूरिया। अब क्लाइंट ज्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है क्लाइंट का, तो पेशेंट को क्या, क्लाइंट को ज्यादा प्यास लगेगी, तो उसकी प्यास भी बढ़ जाएगी। इंक्रीज थ्रस्ट जब होता है तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पॉलीडिप्सिया, राइट, पॉलीडिप्सिया। तो ये थी डायबिटीज मेलाइटस की पैथोफिजियोलॉजी। अब हमने क्या क्या, अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो हमने इसमें क्या क्या देखा, हम जब साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो हम 6 P's की बात करते हैं, राइट। 6 P's कौन कौन से हैं, हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले क्लाइंट को क्या हो रहा था, पॉलीफेजिया हमने देखा था, क्लाइंट ज्यादा ग्लूकोज ले रहा था अपनी डाइट में। फिर दूसरा हमने देखा पॉलीडिप्सिया, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से, पॉलीडिप्सिया की वजह से क्या हो रहा है क्लाइंट को, पॉलीयूरिया, ज्यादा यूरिन पास आउट हो रहा है, ज्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह से उसको ज्यादा प्यास लग रही है, तो उसकी वजह से क्या, जब प्यास इंक्रीज थर्स्ट, जब प्यास बढ़ती है, जब इंक्रीज थर्स्ट होती है, तो उसको हम क्या टर्म यूज करते हैं, पॉलीडिप्सिया, राइट। चौथा है पुअर विजन। फिफ्थ है पुअर वुंड हीलिंग, और 6th P है हमारा पुअर सेंसेशन। ये 6 P हमें देखने को मिलते हैं किसमें, डायबिटीज मेलाइटस में। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता है, 6 P's ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस, राइट। तो 6 P's में कौन कौन सा इंक्लूड है हमारा, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पुअर विजन, पुअर वुंड हीलिंग एंड पुअर सेंसेशन, राइट। आई होप आपको ये साइन सिम्टम्स समझ आए। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, अगर हम देखें सिम्टम्स में, तो इसमें और क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, चेंजेस इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, राइट, चेंजेस देखने को मिलते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करें, लॉन्ग टर्म इफेक्ट की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है हमारा, न्यूरोपैथी क्या है हमारा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, राइट। अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक टेस्ट की, डायग्नोस्टिक टेस्ट
डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट हम नॉर्मली जो करते हैं हम हॉस्पिटल्स में भी आरबीएस करते हैं, रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, ठीक है। तो आरबीएस का जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो कितना होता है? फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है? 60 to 110, राइट, 60 to 110 ग्राम पर डीएल, ठीक है, 60 to 110। अगर 60 to 110 कब होता है? जब हम कैपिलरी से लेते हैं, कैपिलरी से जब हम इधर से कैपिलरी से लेंगे तो कितना होगा हमारा? 60 to 110। और 70 to 110 होता है जब हम कहां से लेते हैं? जब हम डायरेक्ट ब्लड सैंपल से लेते हैं, राइट, जब हम डायरेक्ट ब्लड सैंपल से लेते हैं तो कितना होता है हमारा? 70 to 110 ग्राम पर डीएल। एंड जब हम कैपिलरी से लेते हैं तो हम कितना होता है हमारा? 60 to 110 ग्राम पर डीएल। ओके, तो ये तो हमारा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल था। अगर मैं कब कहूंगी पेशेंट प्री डायबिटिक है, ठीक है, मैं कब कहूंगी पेशेंट प्री डायबिटिक है? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है 100 से 125 ग्राम पर डीएल के बीच में होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल, तब मैं क्या कहूंगी पेशेंट क्या है? प्री डायबिटिक है, राइट। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 to 125 होगा तब मैं क्या कहूंगी पेशेंट क्या है? प्री डायबिटिक है, राइट। डायबिटिक कब कहूंगी? जब पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल 200 से ज्यादा होगा तब मैं क्या कहूंगी पेशेंट क्या है? प्रॉपर डायबिटिक है, राइट। तो हमने कितनी कंडीशंस देखी आरबीएस में? जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, जो नॉर्मल होता है वो कितना होता है? 70 to 110 ग्राम पर डीएल। जब हम कहां से ले रहे हैं? डायरेक्ट ब्लड सैंपल से ले रहे हैं। और जब हम अपनी कैपिलरीज से लेते हैं, इधर से कैपिलरीज से लेते हैं तो कितना होता है? 60 to 110 ग्राम पर डीएल, ठीक है। फिर प्री डायबिटिक कब कहूंगी मैं? जब पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 to 125 के बीच में होगा, राइट। और डायबिटिक कब कहूंगी? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल 200 से ज्यादा होगा, राइट। हमने ये बात करी इसकी। अब नेक्स्ट क्या टेस्ट कर सकते हैं हम? अब हमने पैथोफिजियोलॉजी में देखा था कीटोन बॉडीज रिलीज हो रही थी, राइट। अब कीटोन बॉडीज रिलीज होती है, वो कीटोन बॉडीज ब्लड के यूरिन के थ्रू भी तो पास होंगी, ठीक है। जब कीटोन बॉडीज यूरिन के थ्रू पास होती है, यूरिन में जब आती है तो यूरिन का जो ऑर्डर होता है वो कैसा होता है? फ्रूटी ऑर्डर होता है। फ्रूटी ऑर्डर ऑफ यूरिन देखने को मिलेगा। फ्रूटी ऑर्डर ऑफ यूरिन देखने को मिलेगा कब? जब कीटोन बॉडीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज के प्रेजेंस की वजह से सिर्फ यूरिन का ऑर्डर कैसा होगा? फ्रूटी ऑर्डर होगा, ठीक है। अब क्या होगा? अब यूरिन में कीटोन बॉडीज को चेक भी करना है हमें, डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो उसको हम बोलते हैं रोथेरास टेस्ट, राइट। रोथेरास टेस्ट और एसीटोन टेस्ट। इस रोथेरास टेस्ट और एसीटोन टेस्ट में हम क्या करते हैं? इसमें हम क्या करते हैं? ब्लड यूरिन में कीटोन बॉडीज को चेक करना, ठीक है। यूरिन में कीटोन बॉडीज को चेक जब हम करते हैं तो उस टेस्ट को हम बोलते हैं रोथेरास टेस्ट और एसीटोन टेस्ट, राइट। तो एक टेस्ट हमारा हुआ आरबीएस, दूसरा हुआ हमारा रोथेरास टेस्ट या फिर एसीटोन टेस्ट, राइट। और एक होता है हमारा HbA1 टेस्ट। इसमें क्या होता है? इसमें पेशेंट को फास्टिंग की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। HbA1c टेस्ट, ठीक है। HbA1c टेस्ट में क्या होता है? जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, अब हमारे ब्लड में क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो
तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ये जो ग्लूकोज होता है हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाते हैं, राइट। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, इस हीमोग्लोबिन से क्या होता है, ग्लूकोज जो है अटैच हो जाते हैं, राइट। तो अब इस इस हीमोग्लोबिन से कितना % ऑफ ग्लूकोज अटैच्ड है, इसको टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट होता है वो कौन सा है, HB1AC टेस्ट, राइट। जो नॉर्मल होता है वो कितना होता है, 4 to 6.5% नॉर्मल होता है, ठीक है। इससे ऊपर चला जाए तो पेशेंट क्या है, डायबिटिक मेलाइटस है, डायबिटिक, ठीक है। अब नेक्स्ट बात हम करेंगे मैनेजमेंट की, ठीक है। मैनेजमेंट डायबिटिक मेलाइटिस का मैनेजमेंट क्या है, अगर हम डाइट की बात करें, डाइट की अगर हम बात करें तो पेशेंट को वेल बैलेंस डाइट देनी है, पहला वेल बैलेंस डाइट देनी है, वेल बैलेंस डाइट देनी है। दूसरा फाइबर इंटेक बढ़ाना है, फाइबर इंटेक को इंक्रीज करना है। क्यों, जो फाइबर होता है एक्ट लाइक इंसुलिन, एक्ट लाइक इंसुलिन, इंसुलिन के जैसा काम करता है फाइबर, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, तो इस फाइबर की वजह से ग्लूकोज का लेवल कम करेगा, क्योंकि फाइबर जो है एक्ट लाइक इंसुलिन करता है, इसलिए हमें फाइबर को अपनी डाइट में इंक्रीज करना है, राइट। डाइट में हमें पता चल गया। दूसरी चीज हमें क्या करनी है, तीसरी चीज हमें क्या करनी है, अगर कोई क्लाइंट बाहर कोई इंसुलिन डिपेंडेंट है, जो क्लाइंट अगर वो बाहर एक्सरसाइज करने के लिए जा रहा है, तो हमें ये एजुकेट करना है कि जब वो क्लाइंट बाहर जाए जो इंसुलिन पर डिपेंड है, कि अपनी पॉकेट में ग्लूकोज का सोर्स साथ रख के जाए, कि ग्लूकोज सोर्स विद देम, ठीक है, देम इन पॉकेट, राइट। जब जो क्लाइंट जो बंदा इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, हमें उसको बोलना है कि अपने साथ ग्लूकोज का सोर्स अपने साथ रख करके जाए। क्यों ऐसा हमें बोलना है, क्योंकि क्लाइंट जो है इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, राइट। इंसुलिन लेके घर से निकला है, और इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स के अंदर भेजना, ठीक है। अब क्लाइंट तो निकल गया इंसुलिन लेकर के, ठीक है, इंसुलिन की डोज लेकर के बाहर एक्सरसाइज के लिए चला गया। अब रास्ते में इंसुलिन क्या कर सकता है, ग्लूकोज को ज्यादा सेल्स के अंदर भेज सकता है, ठीक है, ज्यादा सेल्स के अंदर भेज देगा, ठीक है, अपना काम करेगा, ज्यादा भेज देगा। तो लेकिन सेल्स को तो ग्लूकोज मिल रहा है, लेकिन ब्लड से तो कम हो रहा है ना ग्लूकोज, ब्लड से कम हो रहा है ना ग्लूकोज। तो ब्लड से कम हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, पेशेंट किस में जा सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया में, है ना। तो इंसुलिन का साइड इफेक्ट क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। क्यों हो रहा है हाइपोग्लाइसीमिया, पता चल गया ना, हाइपोग्लाइसीमिया। अब हाइपोग्लाइसीमिया का साइन क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया का साइन क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया का साइन क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया का साइन क्या है, शेकीनेस, लाइट हैंडनेस, और थर्ड है पाल्पिटेशन, ये क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया का साइन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन करूंगी लास्ट में, राइट। तो ये क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया का साइन है, क्या है, शेकीनेस, लाइट हैंडनेस एंड पाल्पिटेशन, राइट। अब हमने मैनेजमेंट की बात करी डाइट को लेकर के। नेक्स्ट बात अगर हम करें एक्सरसाइज की बात करें अगर हम, तो वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, राइट। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द डायबिटीज मेलाइटस, राइट। और नेक्स्ट मैं बात करूं, एक्सरसाइज की बात हमने करी, तो और एक्सरसाइज की बात करी। अब हमें क्या बोलना है, क्लाइंट को हमें ये एजुकेट करना है कि रेगुलरली अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक कराते रहे या चेक करते रहे, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, हमें इंसुलिन की डोज भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या है, पेशेंट इंसुलिन भी लगेगी पेशेंट को, तो इंसुलिन की जो इनिशियल डोज होती है, इनिशियल डोज क्या होती है इंसुलिन की 0.5, ठीक है, 0.5 इंसुलिन की जो इनिशियल डोज होती है 0.1 to 1.75 इंटरनेशनल यूनिट, राइट, इंटरनेशनल यूनिट पर केजी,
1.1 to 1.75 यूनिट पर केजी। और जो मेंटेनिंग डोज होती है, जिस डोज पर हमें मेंटेन करके रखना है, वो होती है हमारी 0.5 यूनिट पर केजी। राइट, इनिशियल डोज कितनी है 0.1 टू 1.75 यूनिट पर केजी, और जो मेंटेनिंग डोज होती है 0.5 यूनिट पर केजी। राइट, ये तो थी इंसुलिन की बात, और इंसुलिन से रिलेटेड हमने मैनेजमेंट की बात करी। नेक्स्ट बात अगर हम करें, नोट अगर हम डालें तो क्या है कि इंसुलिन को कभी भी विदहोल्ड नहीं करना है। इंसुलिन नेवर विदहोल्ड नहीं करना है। कब? जब पेशेंट को क्या हो, इन्फेक्शन हो, स्ट्रेस हो, या फिर कोई ट्रॉमा हो, तो क्या करना है, इंसुलिन को विदहोल्ड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इस टाइम में एनर्जी का लेवल बढ़ा हुआ होता है, सेल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए हमें इंसुलिन को विदहोल्ड नहीं करना है इन्फेक्शन, स्ट्रेस या ट्रोमा के साथ। ठीक है, इंसुलिन को विदहोल्ड नहीं करना है, याद रखने वाली बात है। ठीक है, इन्फेक्शन हो, स्ट्रेस हो, ट्रोमा हो, उसमें हमें क्या करना है, इंसुलिन को विदहोल्ड नहीं करना है। राइट, नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम बात करते हैं, अगर क्लाइंट को जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, अगर मैं बात करूं मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? अभी हमने देखा था, हमें पेशेंट, जब मैंने बताया कि एजुकेशन क्या देनी है, अपने साथ क्या करके जाए, जब पेशेंट एक्सरसाइज के लिए जा रहा है, जो पेशेंट इंसुलिन पर है, अपने साथ अपनी पॉकेट में क्या रखे, ग्लूकोज का सोर्स रखे। ठीक है, ताकि जब पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जाए तो उस ग्लूकोज के सोर्स को ले, है ना। तो पेशेंट किस में जा रहा है, इंसुलिन की वजह से किस में जा रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया में। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है इंसुलिन का, हाइपोग्लाइसीमिया। राइट, नेक्स्ट है अगर हाइपोग्लाइसीमिया अगर घर पे हो जाए किसी को, ठीक है, अगर हाइपोग्लाइसीमिया जो है, अगर पेशेंट को हो जाए एट होम, घर पे हो जाए, तो हमें क्या करना है, अगर पेशेंट कॉन्शियस है, अगर पेशेंट कॉन्शियस है और अनकॉन्शियस है, दोनों कंडीशन में अगर हम बात करें, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो क्या करना है, एक सोर्स ऑफ ग्लूकोज देना है हमें। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो हमें क्या करना है, पेशेंट को सोर्स ऑफ ग्लूकोज देना है, सोर्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ऑरेंज जूस हो गया, ग्लूकोन डी हो गया। लेकिन अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हमें क्या करना है, कोई भी ऐसी कैंडी लेकर के पेशेंट के क्या करनी है, गम्स पे रखना है। ठीक है, गम्स पे रखना है, क्योंकि यहाँ जो गम्स की जो वेस्कुलैरिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तो वो जब ज्यादा जल्दी डिसॉल्व हो जाता है ना। तो अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो कोई भी ग्लूकोज का सोर्स या कोई भी कैंडी हमें पेशेंट के गम्स पे रखनी है, क्योंकि गम्स की क्या होती है, हाई वेस्कुलैरिटी होती है, तो वहां पे ज्यादा जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। राइट, तो हमने बात करी अगर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, अगर पेशेंट घर पे अगर कॉन्शियस है तो हमें ग्लूकोज का सोर्स देना है, या तो ऑरेंज जूस या फिर ग्लूकोन डी, कुछ भी मीठा देना है। और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हमें कुछ भी कैंडी वगैरह ग्लूकोज के सोर्स को गम्स पे रखना है, क्योंकि गम्स की हाई वेस्कुलैरिटी होती है। राइट, अगर यही पेशेंट हॉस्पिटल में है, ठीक है, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है और पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए हॉस्पिटल में, और अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो वही हमें क्या देना है, पेशेंट को ग्लूकोज का सोर्स देना है, जूस हो सकता है, उसमें जूस हो सकता है। ठीक है, कोई भी जूस हो सकता है, ग्लूकोन डी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और पेशेंट हॉस्पिटल में है और पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, तो हमें क्या देना है, पेशेंट को आईवी डेक्सट्रोज। राइट, तो यहाँ पे हमारा डायबिटीज मेलाइटस का टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप सबको
डायबिटीज अच्छे से समझ आया। अब एनक्लेस के कुछ क्वेश्चंस हैं, एक दो सॉल्व करके देखते हैं डायबिटीज मेलिटस की सॉल्व होते हैं कि नहीं आप सबसे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है मेरा हमारा, द नर्स teaches a client with diabetes mellitus about differentiating between hypoglycemia and ketoacidosis. The client demonstrate an understanding of the teaching by stating that a form of glucose should be taken if which symptom develop. Select all that apply. Right, फर्स्ट ऑप्शन है पोलीयूरिया, सेकेंड ऑप्शन है शेकीनेस, थर्ड ऑप्शन है पाल्पिटेशन, फोर्थ ऑप्शन है ब्लड विजन, फिफ्थ ऑप्शन है लाइट हेडेडनेस, राइट, और सिक्स्थ ऑप्शन है फ्रूटी ब्रेथ ऑर्डर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द नर्स टीचेस अ क्लाइंट विद डायबिटीज मेलिटस, पेशेंट को क्या है, डायबिटीज मेलिटस है, और अबाउट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया एंड कीटोएसिडोसिस। द क्लाइंट डेमोन्स्ट्रेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचिंग बाय स्टेटिंग दैट। तो अल्टीमेटली क्या कह रहा है कि एक नर्स है, वो एक क्लाइंट को डायबिटीज मेलिटस के बारे में पढ़ाती है, ठीक है, तो डिफरेंशिएट, जब क्लाइंट बताता है, डिफरेंशिएट करता है हाइपोग्लाइसीमिया में, डिफरेंशिएट करती है हाइपोग्लाइसीमिया एंड कीटोएसिडोसिस में, तो क्लाइंट की कौन सा स्टेटमेंट देगा कि नर्स समझ जाएगी कि क्लाइंट जो है समझ गया है कि सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो किसके बारे में बात कर रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स के बारे में। तो हाइपोग्लाइसीमिया एंड कीटोएसिडोसिस को डिफरेंशिएट जो करता है, ठीक है, उस आंसर को पूछ रहे हैं। तो लास्ट में क्या दिया, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, ठीक है। ये 6 ऑप्शन है, 6 में से हम कितने ऐसे ऑप्शन है जो हाइपोग्लाइसीमिया के लिए है, राइट। तो हाइपोग्लाइसीमिया का हमने डायबिटीज मेलिटस में देखा था, सिम्टम्स पढ़े थे, क्या सिम्टम्स थे, पोलीयूरिया किस में होता है, पोलीयूरिया तो डायबिटीज मेलिटस में होता है, राइट, डायबिटीज मेलिटस में होता है, पोलीयूरिया हाइपोग्लाइसीमिया में होता है क्या, हाइपोग्लाइसीमिया में पोलीयूरिया हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं, हाइपरग्लाइसीमिया में होता है, राइट। तो पोलीयूरिया नहीं है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें ब्लड विजन, हमने देखा था पुअर विजन किस में हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया में, ना कि हाइपोग्लाइसीमिया में। तो ब्लड विजन भी नहीं है, ठीक है। फ्रूटी ब्रेथ ऑर्डर, फ्रूटी ब्रेथ ऑर्डर भी किस में देखने को मिलता है हमें, हाइपरग्लाइसीमिया में, क्योंकि क्या होता है, कीटोन बॉडीज टूटती है, ठीक है, कीटोन बॉडीज टूटने की वजह से। तो क्या होता है हमारा, क्या होता है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमने देखा भी था हाइपोग्लाइसीमिया का साइन क्या होता है हमारा,
शेकीनेस, पाल्पिटेशन एंड लाइट हेडेडनेस। राइट, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायबिटीज मेलाइटस का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है द होम हेल्थ नर्स, द होम हेल्थ nurse visits a client with a diagnosis of type 1 diabetes mellitus. The client release a history. The client release a history of vomiting and diarrhea, and tells the nurse, that no food has been consumed for the last 24 hours. Which statement by client indicate a need for further instruction. क्वेश्चन क्या है, एक होम हेल्थ नर्स है, वो विजिट करती है क्लाइंट के घर पर, ठीक है, जिसको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है। राइट, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, हमें पता चल गया क्लाइंट को क्या है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है तो वो पूरा इंसुलिन पर डिपेंडेंट है। राइट, इंसुलिन पर डिपेंडेंट है। तो अब नर्स तो वो अपनी हिस्ट्री बताता है कि उसको नोजिया और वॉमिटिंग हुई है। नर्स को बताता है उसको नोजिया और वॉमिटिंग हुई है और उसने 24 घंटे से कुछ खाना भी नहीं खाया है। राइट, तो अब बोल रहा है कि क्लाइंट की कौन सी स्टेटमेंट ये बताती है कि क्लाइंट को फिर से समझाने की जरूरत है। नेक्स्ट क्या है, नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, क्लाइंट को फिर से समझाने की जरूरत है। इस नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन का मतलब है हमें नेगेटिव सेंटेंस ढूंढना है। नेगेटिव सेंटेंस जो होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। राइट, जो नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन का मतलब है जो हमारा नेगेटिव आंसर होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब ऑप्शन क्या कहता है ये देखो, पहला ऑप्शन है आई नीड टू स्टॉप माई इंसुलिन। दूसरा ऑप्शन कहता है आई नीड टू इंक्रीज माई फ्लूइड इंटेक। सी ऑप्शन कहता है आई नीड टू मॉनिटर माई ब्लड ग्लूकोज लेवल। और चौथा ऑप्शन कहता है हमारा आई नीड टू कॉल द HCP हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर दिस सिम्टम। राइट, तो फिर जो मैंने क्या बोला, नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन को फिर से समझाने की जरूरत है। ठीक है, तो कुछ गलत स्टेटमेंट देगा तभी हमें उसको फिर से समझाने की स्टेटमेंट जरूरत है। तो यानी हमारा नेगेटिव सेंटेंस ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस कौन सा है इसमें, पहले बी ऑप्शन देखो कि आई नीड टू इंक्रीज माई फ्लूइड इंटेक, मुझे अपने फ्लूइड इंटेक को बढ़ाने की जरूरत है। करेक्ट आंसर है, उसका ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, हमने पैथोफिजियोलॉजी में भी देखा था। उसको पॉलीयूरिया हो रहा था, पॉलीयूरिया की होने की वजह से थर्स्ट इंक्रीज हो रही थी, तो फ्लूइड इंटेक ज्यादा करना पड़ रहा था क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा था पॉलीयूरिया की वजह से। एकदम करेक्ट है, आई नीड टू इंक्रीज माई फ्लूइड इंटेक। सेकेंड ऑप्शन है क्योंकि और सेकेंड चीज है कीटोन बॉडीज भी इंक्रीज हो रही थी, कीटोन बॉडीज को भी रिमूव करने के लिए फ्लूइड को इंक्रीज करने की जरूरत है ना। फिर है आई नीड टू मॉनिटर माई ब्लड ग्लूकोज लेवल, एकदम करेक्ट आंसर है। डायबिटीज मेलाइटिस है, उसको रेगुलरली अपना
ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करने की जरूरत है, ये भी सही उसने जवाब दिया है। थर्ड कहता है आई नीड टू कॉल HCP हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर दिस सिम्टम्स, ये भी सही है। पेशेंट को क्या हो रहा है, वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा है, अगर उसको डायबिटीज मेलाइटिस के साथ ये सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको HCP हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है, ये भी उसने सही आंसर दिया। ठीक है, तो गलत आंसर क्या है, जो कि इसने गलत स्टेटमेंट दी है और हमारे लिए सही आंसर है कि आई नीड टू स्टॉप माई इंसुलिन, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। राइट, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, आई नीड टू स्टॉप माई इंसुलिन। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन का हमने क्या देखा था, हमने जब इंसुलिन देखा था अभी हमने क्या पढ़ा था, हमें इंसुलिन को विदहोल्ड नहीं करना है। ठीक है, जब पेशेंट को इन्फेक्शन हो, कोई ट्रोमा हो या कोई स्ट्रेस हो, क्योंकि उस टाइम पे एनर्जी का लेवल बढ़ा हुआ होता है, सेल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो इंसुलिन को स्टॉप हमें नहीं करना है। लेकिन क्लाइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, आई नीड टू स्टॉप माई इंसुलिन, मुझे इंसुलिन को स्टॉप करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर है, इंसुलिन को स्टॉप नहीं करना है। ठीक है, विदाउट नहीं करना है। राइट, आई होप आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया, मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको तो प्लीज like my channel, share and subscribe. Thank you so much.